देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यूपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसी परीक्षा के माध्यम से आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे पदों को सुशोभित करते हैं। तो डेफिनेटली इस परीक्षा के बारे में जो ग्लैमर, जो क्रेज पहले था वो अब भी बना हुआ है। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पदों की संख्या पिछले 3 वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। कुल मिला के 861 पद हैं इस बार। तो नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ कि सिलेबस क्या होता है, यानी कि प्री और मेंस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कितने पेपर होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में वो पढ़ लें ताकि हर बात उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है, यानी कि 22 फरवरी तक आपको ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट होगी upsc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए एक अलग वेबसाइट होती है, और वेबसाइट है upsconline.nic.in। ठीक है, लास्ट डेट 22 फरवरी 2022 है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा जब होगी तो उस समय 5 जून प्री की परीक्षा होगी और सितंबर में मेंस की परीक्षा होगी। इसकी डेट्स पहले ही क्लियर हो चुकी है। जो कैलेंडर जारी करता है यूपीएससी, उसमें इस डेट को उसने पहले ही बता दिया था। तो 5 जून को होनी है परीक्षा प्री की। तो देखिए, जो थर्ड वेव है वो फिलहाल तो समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी ध्यान ये दीजिएगा कि जो नियरेस्ट हो, यानी कि जहाँ से आप आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुँच सकें और कहाँ पर आप रहेंगे, अपनी लोकेशन को थोड़ा सा सेट करिएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र का निर्धारण पहले से ही कर लीजिएगा कि हमें किस शहर में जाकर परीक्षा देनी है, और जून के महीने में और सितंबर के महीने में हम कहाँ पर रहेंगे। और याद रखिए कि देखो, थर्ड वेव समाप्ति की ओर है, लेकिन कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि स्थितियां क्या रहेंगी। 2 बार आपने देखा था पिछले वर्ष, 2020 में और 2021 में बहुत सारी मुश्किलें आई थी परीक्षा के दौरान। कई बार परीक्षाएं पोस्टपोन भी हुई थी। इस बार स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो परीक्षा केंद्र लीजिएगा वो अपने पास का ही रखिएगा, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 22 फरवरी का इंतज़ार मत कीजिए। बहुत जल्द ही आप अपना जो परीक्षा केंद्र है उसको लेते हुए फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो ऐसे जो शहर हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो सेंटर्स होते हैं भर जाते हैं। उसके बाद आपको दूर जाना पड़ सकता है। एक बात और भी कि जो परीक्षा केंद्र यूपीएससी अलॉट करता है वहीं आपको जाना पड़ेगा। एक बार आपने जो देखो, आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। यूपीएससी सारे राइट्स इसके बारे में रिजर्व रखता है। तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyvidgyanprakash.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो परीक्षा जो है ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जून को परीक्षा होनी है, यानी कि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो 4 फरवरी है, और अब आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक ठाक महीने अगर देखे जाएँ तो लगभग 4 महीने का समय आपके पास है, और ये 4 महीने यूँ निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आप वहीं पर यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो इसके लिए जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 की जो प्री की परीक्षा होनी है ये 12 जून को होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की प्री की जो परीक्षा है यह 5 जून को होगी, 5 जून 2022 को, और पीसीएस यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है ये 12 जून को होने जा रही है। तो जून के महीने में दोनों ही परीक्षाएं हैं, यानी दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। उंगली पर गिनेंगे तो 4 मंथ, और ये 4 मंथ ऐसे निकलेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी का मेंस कब होने वाला है। तो यूपीएससी का जो मेंस है ये 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लगभग 5 दिनों में ये परीक्षा संपन्न होती है, 5 डेज,
और इसी प्रकार से यूपी पीसीएस का मेंस भी कब होने वाला है, सितंबर के महीने में ही होगा, 27 सितंबर से। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का जो मेंस है ये 27 सितंबर से होने वाला है। तो ये डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 27 सितंबर, और उसी के हिसाब से आपको अपना जो पूरा का पूरा टाइम टेबल है वो मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिएगा जो आपकी एज लिमिट है। देखो यूपी पीसीएस में जो उम्र सीमा होती है वो होती है 21 से 40 वर्ष, लेकिन वहीं पर अगर आप यूपीएससी देते हैं तब आपको जो उम्र मिलती है वो 32 साल ही मिलती है फॉर जनरल, ओनली 32 ईयर्स। यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1990 या तो 2 अगस्त 1990 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, या फिर 1 अगस्त 2001 से पहले हुआ हो, ये डेट रेंज देख लीजिएगा। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ वही माना जाता है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में होता है। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में आपने कुछ भी लिखवा लिया है और आप मनाते किसी अलग डेट पर हैं, तो हाई स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा। SC ST के लिए अगर देखें तो 5 साल को आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर का, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1985 से लेकर 1 अगस्त 2001 यानी कि 2001 का जो अगस्त का महीना है 1 अगस्त, इसके बीच में होना चाहिए। OBC को 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तब आपकी जो उम्र हो वो 2 अगस्त 1987 से लेकर 1 अगस्त 2002 के बीच में, 2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2001 के बीच में होना चाहिए। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि कई पद ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो लोग हैंडीकैप होते हैं उनको 10 वर्ष तक की छूट मिलती है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। अगर आप जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं ना, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तब आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखना चाहिए कि आपको कितने वर्ष की छूट मिल रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि वो इस साल 3rd ईयर में हैं, यानी कि अपीयरिंग है उनका, तो क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ये UPSC की परीक्षा है जो आपसे कठिन परिश्रम, बेसिकली ये जो परीक्षा होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये परीक्षा का जो सिलेबस है उससे परीक्षा का जो जॉब प्रोफाइल है वो मैच नहीं होता है। क्या फ़ायदा होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें और तमाम चीज़ें पढ़ें, उसके बाद हमें काम तो फील्ड में जाकर करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परीक्षाएं ली जाती हैं सिविल सर्विसेज की, वो इस प्रकार से ली जाती हैं, ये बेसिकली आपके पेशेंस की परीक्षा होती हैं। ये देखा जाता है कि आपके पास अगर तमाम समस्याएं हों जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप उसको याद कर पाते हैं। यही वजह होती है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना होता है, और ये डिसिप्लिन, जितना ही अधिक आप डिसिप्लिन का पालन करते हैं उतना ही अधिक आप इस परीक्षा के लिए प्रिपेयर होते चले जाते हैं। तो UPSC की जो परीक्षाएं होती हैं इसमें जो अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं ये काफ़ी हौसला दिखाते हैं बहुत सारे लोग कि वो लोग भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 परीक्षाएं एक बार में क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो लोग इतना हौसला रखते हैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, मान लेते हैं कि आप स्नातक के फाइनल ईयर में हैं और आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में होने वाली है, अप्रैल मई में, तो आप UPSC का जो प्री है उसको दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि UPSC के प्री के समय आपको बस लिख देना होगा, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है। लेकिन जब आप UPSC प्री को क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आप UPSC मेंस के लिए आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, इसको DAF कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और जब आप DAF भरेंगे, अब इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है, UPSC इसके बारे में सारे राइट्स रिजर्व रखता है, ये बाद में क्लियर करता है। तो जब आप DAF भरेंगे उस समय आपके पास स्नातक की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, मतलब स्नातक की मार्कशीट आपके पास होना हो, रिजल्ट हो ये डिक्लेयर हुआ होना चाहिए, और आपके प्राप्तांक, आपके पूर्णांक, आपका रोल नंबर और सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो जब आप मेंस के लिए आवेदन करें उस समय आपके पास स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए। कितने अटैम्प्ट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट्स। वहीं पर जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो अनलिमिटेड, यानी कि अपनी उम्र सीमा के अंतर्गत वो चाहे जितनी बार प्रयास कर सकते हैं। OBC को
9 बार प्रयास करने के लिए छूट दी जाती है, मतलब 3 चांसेस अलग अलग से मिलते हैं जनरल की अपेक्षा, और जो हैंडीकैप हैं उनको भी 9 चांसेस मिलते हैं। तो कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं ये बातें अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। फीस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी की जो फीस है ये अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। मात्र 100 रुपये की फीस है और ये 100 रुपये ही लेता है अभी तक यूपीएससी, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पर आप किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं, ठीक है, आप मतलब कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट है जो कि जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, तो इसी के साथ साथ एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी फीस देनी नहीं होती है। इनकी जो फीस रखी गई है वो शून्य है। सिर्फ आपको आवेदन भर करना होता है, आपसे 1 रुपये तक की फीस नहीं ली जाती है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जनरल ओबीसी से जो फीस होती है वो ली जाती है 100 रुपये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 2014 में काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंसी थी। वैकेंसी जो है 2014 से लेकर अब तक काफ़ी जो इसमें फॉल हुआ है, देख सकते हैं आप। 1364 पद थे 2014 में, फिर 2015 में 1164 हो गए, 2016 में 1079 पद थे, 17 में 980 पद थे, 18 में 782 पद थे। फिर पदों की संख्या 2019 में बढ़ी थी थोड़ी सी, 896 पद हो गए। 2020 में फिर हो गए 796 पद, और 2021 में 712 पद, यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें और दर्ज किया गया। अब पदों की संख्या 2022 में अधिक है, 861 पद हैं इस बार। तो पदों की संख्या अधिक है, तो ये चीज़ें देखो, जब पद अधिक होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एक सीट भी आती है तब भी आपको जो है पूरे हौसले के साथ आवेदन करना होता है और इसकी तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो सीटों की संख्या कोई भी हो, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीटों की कितनी संख्या है, क्योंकि उसे तो फॉर्म भरना ही है, परीक्षा देनी है। हाँ, यहाँ पर चांसेस थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं, तो इस बार चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं आपके, यानी कि एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है आपके लिए। तो इसको जो है आपको, इस अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए, बेसिकली यही बात कहना चाहता हूँ। पोस्ट नेम के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी परीक्षा के माध्यम से आप आईएएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए में, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुल मिला के लगभग 20 प्रकार, मतलब 20 पद हैं, और इन सभी पदों पर जो नियुक्ति होती है वो इसी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। तो सभी पदों के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तब आप वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी आपको सारे पोस्ट नेम अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री के लिए जो सेंटर्स होते हैं ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि प्री में जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो प्री के लिए जो सेंटर्स हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र चुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही परीक्षा केंद्र आपको जो है यूपीएससी अलॉट करे। यूपीएससी परीक्षा केंद्र अलॉट करने के बारे में सारे राइट्स अपने रिजर्व रखता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर यूपीएससी चाहे तो अगर आपने मान लिया कि आप आगरा चाहते हैं अपना परीक्षा केंद्र, और आगरा में सीटें भर चुकी हैं और आपको जो है हैदराबाद दे दिया गया, तो उस कंडीशन में भी आपको हैदराबाद ही जाना होगा। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाता है परीक्षा केंद्र को बदलने के संदर्भ में। तो इसका मतलब ये कि जितनी जल्दी आप आवेदन कर लेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। परीक्षा केंद्र मतलब आपको मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं। मेंस के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। ये आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं आप इसे, सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देना होता है कि क्योंकि परीक्षा केंद्र यहाँ पर कम होते हैं, अभ्यर्थी भी कम होते हैं, तो यहाँ पर भी जो आवेदन करना होता है वो पहले से ही करना होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परीक्षा डेट तो सबके लिए सेम ही होती है। आप पहले आवेदन करें, बाद में आवेदन करें, ठीक है। तो देखिए, जो सार संक्षेप है वो आपसे बताना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी आप बरतें, एक एक अक्षर पर पूरा ध्यान रखें, और एक बात ध्यान रखिएगा कि गलती सुधारने का मौका यूपीएससी नहीं देता है। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो फिर आपको क्या करना होगा कि फॉर्म में कोई भी सुधार आप नहीं कर पाएंगे। इसका एक तरीका है बस कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया
तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है। दूसरा फॉर्म आप भरेंगे और ये जो दूसरा फॉर्म होगा इसमें आपको सारी चीज़ें फिर से करनी होंगी, यानी कि फीस वगैरह सब कुछ भरना होता है। आपका जो पहले का फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो कर देता है यूपीएससी। परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए परीक्षा केंद्र को सोच समझ कर भरिएगा। और इसके बारे में यूपीएससी अपना अधिकार रिजर्व रखता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन में अलग से एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसी के मुताबिक वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा या कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है वो मान्य नहीं होता है। तो आपको जो सेंट्रल लिस्ट चेक करनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक जो है आपको सारे सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं। अगर आप SC ST OBC EWS या PWD कैंडिडेट हैं और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तब आप ये जो हेल्पलाइन है यूपीएससी की 1800-118-711, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी जाती है और ये हेल्पलाइन वर्किंग में है, ये काम करती है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हमने फॉर्म को तो कंप्लीट कर लिया, बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पुराने स्टूडेंट हैं अगर आप, तब ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या होती है परीक्षा, कैसे होती है। लेकिन अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तब ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्री का एग्ज़ाम होता है इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, 2 पेपर, ठीक है। पहला पेपर जो होगा ये जीएस का होगा और जो सेकंड पेपर होता है ये भी जीएस का होता है, जीएस का सेकंड पेपर, जिसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों पेपर जो होते हैं जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, ये कुल मिला के 200-200 अंकों के पेपर होते हैं। यानी कि जो प्री की परीक्षा होती है ऑल ओवर 400 मार्क की होती है। जीएस का जो सेकंड पेपर होता है सीसेट, ये क्वालिफाइंग होता है और इसमें 33% अंक आपको लाना कंपलसरी होता है, तभी आपकी जो पहली कॉपी है जीएस फर्स्ट वाली वो जांची जाती है, अन्यथा आपकी कॉपी जो होती है वो जांची नहीं जाती। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि जो जीएस का पहला पेपर होगा वही आपको मेरिट में रखता है, यानी कि सेकंड पेपर जांचा जाएगा। अगर आप सेकंड पेपर में 33% मार्क लेकर आते हैं तब आपका पहला पेपर जांचा जाएगा और पहले पेपर में जितने भी अंक आप गेन करते हैं उसी के मुताबिक मेरिट बनाई जाती है और उसी के मुताबिक जो है, अब यहाँ पर कितने गुना लोगों को लिया जाता है तो 12 से 13 गुना यूपीएससी का नॉर्म है कि 12 से 13 गुना बच्चों को, सीट से 12 से 13 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि जो मेंस की परीक्षा होती है, तो मेंस में देखो 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होते हैं, इनके अंक जुड़े नहीं जाते हैं। 300 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें जो कट ऑफ मार्क होगा वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी की ही परीक्षा है तो कोई और क्यों करेगा। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, ये पहला पेपर होगा। कोई भी एक भारतीय भाषा जो कि संविधान में दी गई है, ठीक है, जो संविधान का 8th शेड्यूल है उसमें जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से कोई भी एक भाषा से संबंधित आपको पहला पेपर हल करना होता है। दूसरा पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद जो पहला पेपर होगा वो एसे का होता है, 250 अंक। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा, फोर्थ पेपर होगा और फिफ्थ पेपर होता है। ये जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पेपर जो होगा वो 250 अंक का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पेपर 6 होगा, तो जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं उससे संबंधित 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 और पेपर 7। ये 2 पेपर आपके विषय से होंगे और दोनों पेपर 250 अंकों के होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1750 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है। मेंस की जो परीक्षा होती है ये 1750 अंकों की होती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 275 अंक का इंटरव्यू और 2025 अंक पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है ये बनाई जाती है। तो 2025 अंक पर जो है ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है। और ग्रैंड टोटल जो होता है ये मेंस और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर इस पर फाइनल मेरिट आपकी डिक्लेयर की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक मतलब जो टॉपर रहे हैं वो लोग भी बस आधे पे रहते हैं, मतलब 1100 से लेके 1200 तक पाना भी मुश्किल होता है। कई बार तो
लगभग 900 अंकों से 1000 अंकों के बीच में ही टॉपर रहे हैं। तो अंक यहाँ पर कभी मतलब 1500 तो कल्पना भी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में और समय समय पर ऐसी उपयोगी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।